नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है जागृति के इस छोटे से परिवार में। आज आपके सामने मैं रीड के पाठ्यक्रम में चल रहा जो संस्कृत का पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करने आया हूँ। मेरा नाम है सचिन शर्मा और आचार्य मैंने कंप्लीट कर रखी है और मेरी नेट क्वालिफाई है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना मेरे को नेट के सिलेबस के बारे में या फिर रीड के सिलेबस के बारे में जितना ही मुझे नॉलेज है, उन सब के पाठ्यक्रम को एक प्रत्येक बिंदु के अनुसार मैं आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले कई स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि सर हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, किस किताब में से पढ़ें, हमारी संस्कृत का लेवल क्या होगा। तो जैसा आपका पाठ्यक्रम है वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 6 से 8 स्टैंडर्ड, मतलब आपका जो संस्कृत का लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक का ही लेवल है। अब इसमें कई स्टूडेंट इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम इतना डीपली पढ़ें या फिर ये नहीं पढ़ें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये जितने भी समाधान हैं, सारे समाधानों का मैं आज वीडियो में आपके सामने लेके आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि कई स्टूडेंटों के साथ क्या होता है कि उनको सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है कि हमें प्रश्न आते हैं, हम पढ़ के भी जाते हैं, लेकिन वो प्रश्न कहना क्या चाहता है ये हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उसकी लैंग्वेज संस्कृत रहती है। तो उन प्रश्नों को कैसे समझा जाए, उनका कैसे अर्थ निकाला जाए, इन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ अपनी गलतियां ऐसी होती है जिनकी वजह से आते हुए प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। तो वो गलतियां क्या होती है और वो किस कारण होता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, अपना जो पहला पॉइंट है उसके अंदर ये बताया हुआ है कि आपके सामने एक गद्यांश दे देंगे और उस गद्यांश से आधारित आपको प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि शब्द रूप दे रखा है, धातु रूप दे रखा है, संधि दे रखी है, समास दे रखे हैं, कारक दे रखे हैं, उपसर्ग है, अवयव है, ये आपके जो टॉपिक्स चल रहे हैं ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ उस गद्य में से ही पूछे जाते हैं। ये आपके पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब इसमें कई विद्यार्थी इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रश्न हार्ड नहीं होता है लेकिन आप लोग उसको हार्ड बना लेते हो अपने मन से, क्योंकि पूछने का तरीका बहुत डिफिकल्ट होता है। यदि आपको कोई संधि विच्छेद दे दिया गया है कि इसका और इसका क्या संधि होगी, तो आप ये सोचने लग जाते हो कि यार संधि तो हमने पढ़ी नहीं है, या फिर ये संधि तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसमें कौन सा नियम लगेगा, ईटीसी वगैरह काफी मन में डाउट्स आ जाते हैं। लेकिन जब आपको ये पता है कि ये प्रश्न सारे के सारे सिर्फ ऊपर वाले गद्य में से या फिर पद्य में से ही पूछे गए हैं, तो आपको डायरेक्ट देख लेना है कि इस वर्ड का कौन सा रूप इस गद्य में बन रहा है और वही रूप इसका शुद्ध रूप होता है। यह आपका होता है संधि करने का चांस। जब आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं मिलता हो, आपको पता है कि भाई मैं प्रश्न नहीं कर पा रहा हूं, मेरे नियम घटित नहीं करवा पा रहा हूं, तब आपके पास जो ब्रह्मास्त्र होता है वो ये होता है कि उससे जुड़ा हुआ जो शब्द है वो आप गद्य में ढूंढ लो और गद्य में जैसा शब्द बना होगा सेम वैसा का वैसा ही शब्द आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ये तो होता है संधि का। अब संधि पढ़ने के बाद लोग संधि तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन संधि का विच्छेद ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय वस्तु होती है। संधि का विच्छेद करना बहुत मुश्किल होता है। कई लोगों को कहते हैं कि हम लोग संधि पढ़ ली लेकिन हम संधि का विच्छेद नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारा संधि का मैटर कंप्लीट कैसे हुआ है। टीचर्स कहते हैं कि हमने संधि कंप्लीट करवा दी लेकिन स्टूडेंट्स उसका विच्छेद नहीं कर पाते। संधि करना इजी होता है, संधि का विच्छेद करना डिफिकल्ट हो जाता है। बात करते हैं शब्दों की और धातु रूप की। शब्द धातु रूप में आपके प्रश्न जिस हिसाब से आते हैं कि इसका प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या रूप बनेगा, चतुर्थी विभक्ति एकवचन में क्या रूप बनेगा, पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा, तो इसके अंदर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब तो हमने पढ़ा नहीं, इस शब्द का हम क्या करेंगे। तो उसका भी इलाज है। उसका क्या इलाज है, यदि हम पुल्लिंग के जैसे मान लो अकारांत, इकारांत, उकारांत 3 शब्द याद कर लिए, ठीक है। स्त्रीलिंग के अकारांत, इकार मतलब आकारांत, इकारांत और उकारांत ये याद कर लिए, और नपुंसक लिंग के अकारांत, इकारांत, उकारांत याद कर लिए, तो हमको सारे शब्द आ गए और किसी की जरूरत ही नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसके अंदर लिंग कौन सा है, इस शब्द में लिंग कौन सा है, तो सारे के सारे उसी हिसाब से चलेंगे। व्याकरण जो संस्कृत का टॉपिक है, इसका एक मुख्य प्रयोजन माना जाता है लघु। वैसे 5 इसके मुख्य प्रयोजन हैं, लेकिन इसका मुख्य प्रयोजन है लघु। लघु का मतलब होता है कि कम पढ़कर ज्यादा अर्थ प्रकट करना। यह गुण किसमें होता है, व्याकरण में। आप और किसी सब्जेक्ट में देखो क्या होता है, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है और उसमें डिटेल में पढ़ने के बाद आपको कोई एक प्रश्न मिल जाता है, ठीक है। लेकिन व्याकरण के अंदर क्या होता है, आपको पढ़ना कम पड़ता है और प्रश्न आप ज्यादा सही कर सकते हो। जैसे आपने राम शब्द पढ़ लिया, अब राम शब्द पढ़ने के बाद में आपको बालक शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है,
बालक शब्द आ जाएगा, अपने नाम का शब्द आ जाएगा। तो एक शब्द पढ़ने से आपको दुनिया के सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द आ जाते हैं। तो यह व्याकरण का मुख्य प्रयोजन होता है। तो शब्द रूप, धातु रूप, इनकी जो प्रक्रिया है उनको हम सिद्ध करेंगे, जिससे हमारे मन में एक कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इसका रूप क्या बनेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है हमें प्रक्रिया आए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया नहीं पूछी जाती है, लेकिन वो प्रक्रिया बनी कैसी है यदि ये आपको नॉलेज हो जाएगा। आपने एक देख लिया कि भाई ये राम शब्द में रामः प्रथमा विभक्ति में बना है, तो वो ऐसे बना है, तो आप कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होगे कि राम होगा या रामः होगा या रामाह होगा, क्या होगा, ये आप कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहोगे यदि आपने एक प्रक्रिया देख ली। तो हम इन प्रक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, जैसे द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, जो अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि सारे जितने अपवाद होते हैं, जितने विकल्प से कार्य होते हैं, लगभग द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी षष्ठी एक वचन में होते हैं और संबोधन एक वचन में होते हैं। और ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं, ये क्या करते हैं, कंफ्यूज में डाल देते हैं कि सर इसका क्या बनेगा, इसका क्या नहीं होगा, कि यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ऐसे मन में कई भ्रम पैदा हो जाते हैं। और ऑप्शन देने का मतलब ही ये होता है कि विद्यार्थियों को कंफ्यूज करना, क्योंकि जानबूझ के ऑप्शन क्या देते हैं, उससे रिलेटेड देते हैं, ताकि वो भ्रमित हो जाए। और भ्रमित होने के कारण हम लोग कंफ्यूज में आ जाते हैं कि ये प्रश्न आपको पता है कि यही बनेगा, लेकिन दूसरा वाला ऑप्शन देखते यार ये भी तो हो सकता है, ऐसा मन में हो जाता है। इसलिए कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सब की मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपको, कि यदि ऐसा होगा तो ये 100% इस विभक्ति का ऐसा वचन है, यदि ये ऐसी पहचान वाला होगा तो इसका इस विभक्ति का ये वचन है। इस तरह हम धातु रूप और क्रिया शब्द रूप दोनों को क्लियर करेंगे। अब धातु रूप के अंदर वैसे तो संस्कृत के अंदर 10 लकार है, लेकिन यदि हम बात करें हमारे रीट के सिलेबस में, तो यहां लिखा है 6 से 8 स्टैंडर्ड, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें 5 लकार पढ़ने हैं। 10 लकार के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 लकार के चक्कर में पढ़ना है। 5 लकार कौन कौन से? तो लट, लंग, लिट, विधिलिंग और लोट। इन 5 लकारों को यदि हम अच्छी तरह समझ गए, और इनके अंदर भी यदि आप प्रत्ययों को समझ लिए कि कौन से पुरुष के कौन से वचन में कौन सा प्रत्यय हो रहा है, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यह मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। आपके प्रश्न इस टाइप के आते हैं कि एक क्रियापद दे देता है और कहता है इसके मूल धातु कौन सी है। अब मूल धातु कैसे पहचानी जाती है, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। कि कोई भी शब्द आ गया आपके सामने, कोई भी पद आ जाता है, तो उस पद का मूल शब्द क्या है या फिर उस पद की मूल धातु क्या है, इसको कैसे पहचाना जाएगा। तो इन सब की ट्रिक्स मैं आपको पूरे चार्ट बना के बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अब ये होता है कि परस्मय पद, आत्मनेय पद, 2 प्रकार के पद होते हैं। तो इसमें से हम सिर्फ परस्मय पद पढ़ें या आत्मनेय पद भी पढ़े या एक उभय पदी होता है वो भी पढ़े, तो हमको क्या पढ़ना है। तो इस टाइप का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परस्मय पद और आत्मनेय पद ये दोनों हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 से 8 स्टैंडर्ड की बात हो रही है और 6 से 8 स्टैंडर्ड के अंदर दोनों पद चलते हैं, तो हमें ये दोनों क्लियर करने पड़ेंगे। और इनके अंदर कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, सब समानता है। सिर्फ एक फॉर्मूला लग जाता है जिसके कारण परस्मय पद भी आत्मनेय पद में बन जाता है, सिर्फ एक फॉर्मूले के कारण। और यदि आपने उस फॉर्मूले को समझ लिया तो आप हर एक धातु का परस्मय पद से आत्मनेय पद बना सकोगे जिसका आत्मनेय पद में रूप बनता हो। ओके, अब हम बात करते हैं उपसर्गों की, अवयवों की। उपसर्ग अवयव का आपके जो मैंने रीट के जो पुराने पेपर्स देखे हैं उनके हिसाब से यदि प्रश्न में पूछूं तो यही आता है कि मतलब एक पंक्ति दे देते हैं कि इसके अंदर अवयव क्या है, इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है, या फिर ये किन उपसर्गों के द्वारा बनाया हुआ है, इस उपसर्ग का अर्थ क्या है। वैसे तो 95% यही पूछा जाएगा इसमें से अवयव कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है, लेकिन 1-2 चांस ऐसे भी होते हैं इसमें उपसर्गों के अर्थ पूछ लेते हैं। तो 22 तो उपसर्ग हैं, और 22 उपसर्गों के साथ साथ कुछ ऐसे अवयव हैं जो हमें एक्स्ट्रा से पढ़ने पड़ेंगे। तो उन अवयवों का अर्थ सहित यदि हम लोग देख लेंगे तो आप देखते ही पहचान जाओगे यह अवयव है और यह कहना चाहता है। सबसे बड़ा बेनिफिट यह रहता है कि आपके पास गद्य है और गद्य के आधार पे भी आप अर्थ निकाल सकते हो। जरूरी नहीं होता है कि हर एक पर्टिकुलर शब्द का अर्थ हर एक टीचर को आता है, लेकिन यदि उसके सामने पूरा सेंटेंस होता है तो वो उसका अर्थ निकाल लेता है। और आपके सामने तो पूरा पैराग्राफ है तो आप इजीली उसका अर्थ निकाल सकते हो।
अब इन सब के बारे में बात करते हुए सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आप प्रश्न को समझ नहीं पाते। कई बार हमारे साथ ये होता है कि हमें पता है राम का बेटा लव है, राम का बेटा कुश है, लेकिन संस्कृत के अंदर विभक्तियां लगा देते हैं कि रामस्य पुत्रः या फिर राम कस्य पुत्रः। राम का पुत्र पूछ रहा है या राम किसका पुत्र है ये पूछ रहा है, आपको पता है। और ऑप्शन में दशरथ भी आ गया, लव भी आ गया, तब ये कंफ्यूजन में आ जाता है कि वो पूछ रहा है राम का पुत्र है या फिर राम किसका पुत्र है। तो इनका अर्थ कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने आज तक क्या पढ़ा है, राम है रामो रामः प्रथमा रामम रामो रामान द्वितीय, ऐसे हमने शब्द रट लिए, लेकिन आपको पता है इन शब्दों को बनाने की जरूरत क्या पड़ी। राम है तो रामो बनाने की क्या जरूरत पड़ी, रामान बनाने की क्या जरूरत पड़ी, रामेण बनाने की क्या जरूरत पड़ी। इन सबके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। पूरे जो 21 रूप बनेंगे उन 21 के 21 के अलग अलग अर्थ निकलेंगे, और 21 के 21 के अर्थ आपको आते हैं, बस आपको किसी ने एक्सप्लेन करके समझाया नहीं होगा। यदि आपने कारक पढ़ा हो, कारक के अंदर क्या होता है, विभक्तियां होती हैं, कारक होते हैं, उसके चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों के द्वारा हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं कारकों की। वही तो है शब्द रूप। शब्द रूप का अर्थ भी यही है कि उन्हीं चिन्हों के आधार पर हम लोग शब्द रूप का अर्थ निकालते हैं। जैसे रामः रामो रामः प्रथमा विभक्ति है, अब प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या है, कर्ता ने, तो हम इसका अर्थ क्या निकालेंगे, राम ने, दो राम ने, बहुत सारे राम ने, राम को, दो राम को, बहुत सारे राम को, राम से, दो राम से, बहुत राम से। तो हर एक शब्द का अर्थ निकलता है। और यदि आपको इन शब्द का अर्थ निकालना आ गया और यदि आपको इनका विभक्ति का ज्ञान हो गया तो आप इस कंफ्यूजन से दूर हो जाओगे कि राम का पुत्र पूछ रहा है या फिर राम किसका पुत्र है ये पूछ रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि आपका एक प्रश्न आता है, प्रश्न निर्माण। सबसे इजी टॉपिक है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में क्या होता है कि सिर्फ आपको किम शब्द याद करना है। किम शब्द पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में याद कर लो, और कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कदा, कुत्र, कति, तो ये कुछ गिने चुने शब्द हैं जो मैं आपको बता दूंगा, इनका अर्थ वगैरह, इनके प्रश्न कैसे बनाते हैं। जैसे स्थानवाचक होगा तो वहां पे आपको कुत्र का प्रयोग करना होगा, समयवाचक होगा तो वहां पे आपको कदा का प्रयोग करना होगा। तो इस तरह से अब जैसे मान लो कि हमें एक वाक्य दे दिया और वाक्य के अंदर कहा गया है कि रेखांकित पद पर प्रश्न निर्माण करें। अब हमें क्या करना होता है कि उस रेखांकित पद में विभक्ति कौन सी है और वो किस लिंग का है। यदि हमें पता चल गया षष्ठी विभक्ति है और पुल्लिंग का है तो किम शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन वहां पे लगा दो पुल्लिंग वाला, तो वो आपका प्रश्न बन जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक शब्द याद करना पड़ा, एक शब्द याद करते आपका एक प्रश्न 100% सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न निर्माण का प्रश्न हर बार आता है। बहुत इजी टॉपिक्स है, बस समझने का डिफरेंस है। अब क्या होता है कि समास की हम बात करते हैं। सामासिक पद, यदि समास विग्रह दे दिया जाता है और उसका यदि हमें समास बनाना हो तो भी हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पद्य या गद्य में वो सामासिक पद मिल जाएगा कि भाई ये पद बन रहा है, ये पद बन रहा है तो यही सामासिक पद होगा। आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगी ये ऑप्शन इस गद्य में मिल रहा है, इसका मतलब यही शब्द है समासिक, क्योंकि प्रश्न तो सिर्फ गद्य और पद्य में से पूछे जाएंगे। लेकिन समास का विग्रह करना ये थोड़ा सा परेशानी में डाल देता है कि समास का विग्रह कैसे करें। तो दोस्तों, जो अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, इन चारों समासों की पहचान होती है। किसी में पूर्व पदार्थ प्रधान होता है तो किसी के अंदर अन्य पदार्थ प्रधान होता है, किसी के अंदर दोनों प्रधान होते हैं, किसी के अंदर उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। अब इनका विग्रह बनाने के लिए हमें किस प्रोसेस से जाना पड़ता है, वो जो प्रोसेस है यदि वो आपने समझ ली तो आप दुनिया का कोई भी सामासिक पद होगा उसका आप लोग आराम से विग्रह बना दोगे। जैसे मान लो कि यदि पीतांबर है, ठीक है, अब पीतांबर में आपको यह पता चल गया कि यह पुल्लिंग का शब्द है, लेकिन शब्द दोनों के दोनों क्या है, नपुंसकलिंग। पीत भी नपुंसकलिंग शब्द है, अंबर भी नपुंसकलिंग शब्द है, लेकिन पीतांबर को पुल्लिंग बना दिया। इसका मतलब यह है कि यह इन दोनों का बोध नहीं करवा रहा है, कुछ किसी और का ही बोध करवा रहा है। तो वहां पे हम लोग अर्थ निकाल लेते हैं कि अन्य पदार्थ प्रधान ने कहा बहुव्रीहि समास। फिर कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है जैसे राज्ञ पुरुष। अब राजपुरुष है कोई, ऐसा अर्थ निकालो। फिर एक अर्थ निकालो राजा और पुरुष,
फिर एक निकालो राजा का पुरुष। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि जब आप उसका अर्थ निकालोगे कि इसमें क्या विभक्तियों का बल ज्यादा दिया जा रहा है, अन्य पदार्थों का बल ज्यादा दिया जा रहा है, और अर्थ निकालते ही आपको पता चल जाएगा कि नहीं, राजा का पुरुष एक सही वाक्य बन रहा है, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये समास विग्रह कैसे करते हैं, इनको भी मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि दुनिया का कोई भी सामासिक पद होगा उसको आप बहुत आसानी से तोड़कर उसका विग्रह बना सकोगे, और उसके अंदर कौन सा समास है ये भी पहचान पाओगे। संधि समास कारक की बात करते हैं। कारक के अंदर क्या होता है कि हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे विभक्तियों का अर्थ निकलता है वैसे ही कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे वो गांव को चारों तरफ से देखता है, ये एक वाक्य दे दिया कि वह गांव को चारों तरफ से देखता है। अब गांव को तो हम तो यही सोचेंगे कि द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे अपवादित नियम हैं जो अभितः परितः समया निक्सः प्रतियोगेपि द्वितीया, जो इनके योग में भी क्या हो जाता है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है, अब वो चाहे ग्राम का घर देख रहा हो या फिर वो किसी और चीज को देख रहा हो, वहां पे कोई भी कारक प्राप्त हो रहा हो, लेकिन 100% वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमको कर्म कारक करना पड़ेगा। तो यहां पे जो कुछ फॉर्मूलेस ऐसे हैं कारक के अंदर जो आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूलेस ओनली, मान लो 10 से 12 फॉर्मूले ऐसे होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी सब आपको कुछ भी याद करने के जैसा कुछ भी नहीं है, हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यदि आप क्लास को कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हो तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपको याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आप समझ रहे हो तो आप प्रश्न सही कर दोगे, क्योंकि याद रखना संस्कृत के अंदर कोई भी रटी हुई चीज काम नहीं आएगी। प्रश्न वो अपने मन से देंगे, गद्य वो अपने मन से देंगे। हमको ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते कि यही गद्य देगा, हम ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते कि वो यही पद्य देगा। संस्कृत पूरा का पूरा समझने जैसा मैटर है, इसलिए इसमें रटने जैसी कुछ भी चीज नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक चीजों को बिखेर बिखेर के पूरा विश्लेषण करके समझाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं कि पद्य में जब आते हैं, पद्य के अंदर क्या होता है, छंद की पहचान। छंद का हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि छंद की पहचान कैसे करें। छंद की पहचान के लिए मेरे पास एक ट्रिक्स है, और उस ट्रिक्स के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा। 2 ट्रिक है। एक ट्रिक के अंदर तो मैं अक्षरों की संख्या लिख रखी है, जिसके द्वारा क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा 24 अक्षर वाला ये हो जाएगा, 52 अक्षर वाला ये हो जाएगा, 11 अक्षर वाला ये हो जाएगा, 33 अक्षर वाला ये हो जाएगा। और इतना ही पूछता है, इतना ही पूछता है, ये पूछ लेगा कि इस पंक्ति के अंदर कितने, मतलब कौन सा छंद है, या फिर ये पूछ लेगा कि इस छंद के अंदर कितने अक्षर होते हैं। तो इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो आपको एक ट्रिक्स, मतलब एक ट्रिक तो हो जाएगी छंदों के नाम की और एक ट्रिक हो जाएगी लेटर्स की। ये देखकर आप आसानी से बता सकोगे 2 ट्रिक के द्वारा कि कोई भी दुनिया का श्लोक होगा जो आपके सिलेबस का, वैसे तो श्लोक मतलब छंद बहुत है, लेकिन आपके सिलेबस में जो 10-12 छंद चल रहे हैं जो 6ठी से 8वीं तक के लेवल का है, वो सारे के सारे छंद एक ट्रिक के अंदर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात कि इसमें सामान्य तौर पे प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं व्याकरण के सामान्य परिचय पे, जो आपके यहाँ पे पाठ्यक्रम में लिखा हुआ नहीं है बिंदु, ऐसा कोई बिंदु नहीं दे रखा है, बस संधि समास कारक अव्यय उपसर्ग दे रखे हैं। लेकिन कभी कभी प्रश्न आपके सामान्य परिचय में से भी आ जाते हैं। तो सामान्य परिचय में हमें तीनों मुनि, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन तीनों मुनियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, जिसको भी हम लोग एक्सप्लेन करके देखेंगे कि भाई पाणिनि ने जो सूत्र लिखा था, फिर कात्यायन को उसको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत पड़ी, उसको फिर बाद में उन्होंने वार्तिक लिखे, फिर भाष्य लिखे, फिर इन तीनों में बलवान कौन है। अभी लास्ट एग्जाम में ये प्रश्न आया था, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन तीनों में प्रधान कौन है। तो सबने यही सोचा कि पाणिनि पहले आए थे तो पहले दादाजी होते हैं, फिर पिता होते हैं, फिर पुत्र होता है, तो दादाजी प्रधान होंगे। लेकिन याद रखना, दादाजी का ज्ञान पिता में भी होता है और पिता का दादाजी का दोनों का ज्ञान पुत्र में होता है, तो पुत्र प्रधान हो जाता है। इसलिए पतंजलि तीनों में प्रधान है, क्योंकि पाणिनि ने यदि कोई गलती की थी तो वो कात्यायन ने सुधारी, और कात्यायन और पाणिनि दोनों ने यदि कोई गलती की थी तो पतंजलि ने सुधारी। 90% लोग यहाँ पे पाणिनि करके आए थे, लेकिन ये बात याद रखना कि तीनों मुनियों में सबसे प्रामाणिक कौन है, पतंजलि है, क्योंकि सबसे अंतिम में वो आए और हर चीज अपडेट होके आती है। तो सबसे अपडेट कौन हुए, पतंजलि। ठीक है, तो ये भी छोटे मोटे कुछ मामूली से प्रश्न आ जाते हैं। व्याकरण में आपका जो अवयव के प्रश्न हैं, उपसर्ग के प्रश्न हैं, कारक हैं, संधि है, समास है, शब्द रूप है, धातु रूप है, इनके अलावा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आता। एक वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन भी आपके सिलेबस में चल रहा है।
वाच्य परिवर्तन में क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास कोई भी एक कर्तृवाच्य दे देते हैं जिसमें कर्ता प्रधान होता है, और हमेशा ये हमें एक चीज याद रखनी है कि जो प्रधान होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी और जो अप्रधान होगा उसमें हम लोग अलग अलग विभक्ति करेंगे। जो अभी आपके पास कोई भी एक वाक्य आ गया, कर्तृवाच्य वाक्य आ गया, अब उसको कहते हैं भाववाच्य में बनाओ, तो भाववाच्य में तो कर्ता प्रधान नहीं होता है, तो कर्ता के अंदर कौन सी विभक्ति आ जाती है, ये मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। जब हम लोग कारक पढ़ेंगे उसके अंदर ये आपका मैटर क्लियर कर दूंगा कि वाच्य परिवर्तन कारक दोनों को एक साथ लेके समझा दूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि रामः पुस्तकम पठति कैसे हो गया, ठीक है, और रामेण पुस्तकम पठ्यते कैसे हो गया, इन दोनों में डिफरेंस कैसे हो गया। तो कैसे तो क्रियापद में डिफरेंस आ जाता है, कैसे कर्ता में डिफरेंस आ जाता है। बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स है, बहुत छोटी छोटी ट्रिक, लेकिन ये है कि हम लोग इन विषयों को हार्ड समझते हैं, इसलिए हम लोग इसका मतलब ये छोड़ दें कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट प्रश्न होगा, तो इसको हम लोग लेट गो करते हैं, जाने देते हैं। दोस्तों याद रखना, सिलेक्शन, जो भी सिलेक्शन होगा, आप नॉर्मल सब्जेक्ट की बात करो तो हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मेन सब्जेक्ट्स है। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज, उसको क्या सोचते हैं, यार सेकेंड लैंग्वेज है, छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, लास्ट टाइम में देख लेंगे। लेकिन वही सेकेंड लैंग्वेज आपको औरों से अलग बनाती है। आप यदि साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस तो वो भी पढ़ रहे हैं, आपके पास जो मटेरियल्स है वही मटेरियल्स उनके पास है, दोनों एक ही सिलेबस पढ़ रहे हो, एक ही चीज पढ़ रहे हो, दोनों बराबर मेहनत कर रहे हो, उसमें तो सभी मेहनत कर रहे हैं। सेकेंड लैंग्वेज में बहुत कम लोग मेहनत करते हैं, कई लोग इंग्लिश चूज करके रखें, कई लोग संस्कृत चूज कर रखें। तो ये सेकेंड लैंग्वेज है, यही आपको औरों से डिफरेंस बनाती है। आप में आपने जो पढ़ा है वही आपके मतलब सहयोगी ने पढ़ा होगा या फिर आपके मित्र ने पढ़ा होगा, लेकिन उसकी सब्जेक्ट इंग्लिश है, आपकी सब्जेक्ट संस्कृत है, दोनों का चेंज हो गया ना। अब ये डिपेंड करता है कि वो इंग्लिश में ज्यादा परफेक्ट है या आप संस्कृत में ज्यादा परफेक्ट हो। तो ये आपको पता है कि आप संस्कृत में परफेक्ट नहीं हो, और ये आपको पता है उसको इंग्लिश आती है, तो उससे बेटर बनने के लिए आपको बहुत शॉर्ट और स्वीट तरीके से पढ़ना है। याद रखना दोस्तों, विद्वान हमें बनना नहीं है। संस्कृत मुझे पता है रीट में आप लोग सब मजबूरी में पढ़ रहे हो क्योंकि आपके सिलेबस में है, इसलिए आप संस्कृत पढ़ रहे हो, बाकी संस्कृत के स्टूडेंट्स बहुत कम लोग होंगे यहाँ पे। लेकिन हमें यह पता है कि हमारे संस्कृत सिलेबस में चल रही है और इसको हमें फाइट करना है, तो जितनी स्मार्ट तरीके से हम इसको पढ़ेंगे उतना ये अपने लिए ईजी हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि संस्कृत का पूरा सिलेबस एक एक पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु के अनुसार मैं कंटिन्यू चलूंगा और आपके सामने रोज वीडियो लेके आऊंगा। आप लोगों को कंटिन्यू देखना है, और ये भी मैं गारंटी देता हूं कि जैसे मैं लाइव मैराथन क्लासेस लेके आऊंगा, उसके अंदर मैं आपको जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर कर दूंगा। फिर जो टेस्ट सीरीज होगी वो भी मैं आपको व्याख्या सहित सॉल्व करवाऊंगा कि यही प्रश्न है, इसका यही उत्तर क्यों हुआ। मैंने जो पढ़ाया है उन सबसे नियम घटित करते हुए बताऊंगा कि ये प्रश्न इस नियम से यहां घटित हो गया, बोलो ये कर पाए कि नहीं कर पाए, हो गया, पूरा का पूरा पुराने पेपर्स में सॉल्व करवाऊंगा। अब सब लोगों को क्या लगता है कि जो इसका सेकंड पार्ट होता है संस्कृत का, जिसे कहते हैं शिक्षण पद्धति, जो संस्कृत के संभाषण, ये संस्कृत के अधिगम प्रक्रिया है, संस्कृत के संभाषण प्रक्रिया, संस्कृत की शिक्षण पद्धति है, इन सब के बारे में काफ़ी मतलब लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। 30 प्रश्न में से 20 प्रश्न आपके व्याकरण के आते हैं, 10 प्रश्न आपके आएंगे टीचिंग के। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको व्याकरण के अंदर संस्कृत का अर्थ करना आ जाएगा। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि आप हर एक वाक्य का अर्थ कर पाओगे, और क्योंकि संस्कृत ट्रांसलेशन भी आपके आ रहा है, हिंदी का संस्कृत और संस्कृत का हिंदी, क्योंकि आपका जो लेवल है वो बहुत इजी लेवल है, और उस इजी लेवल के अंदर संस्कृत के जो नॉर्मल वाक्य होंगे, हिंदी के जो नॉर्मल वाक्य होंगे, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे इस वीडियोस के जरिए आप हर एक आपके आसपास की विषय वस्तु के छोटे छोटे वाक्य, घरेलू प्रयोग होने वाले वाक्य, उन सबको आप संस्कृत में ट्रांसलेट करना सीख जाओगे। जैसे इंग्लिश में टेंस पढ़ते ही आप नॉर्मली बोलने लग जाते हो, इंग्लिश के नॉर्मल सेंटेंस को आप इंग्लिश में मतलब हिंदी के नॉर्मल सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लग जाते हो, सेम उसी प्रकार संस्कृत में यदि आपने शब्दों को, धातु को और कारक को पहचान लिया, इन तीनों को पढ़ लिया, तो उसके बाद में आप इजीली हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी करने लग जाओगे। शिक्षण पद्धति की यदि बात करें
तो दोस्तों पूरी की पूरी संस्कृत पद्धति, संस्कृत में कैसे कैसे टीचिंग होती थी, कैसे गुरु विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, कैसे विद्यार्थी गुरु को सुनते थे, कि एक व्याख्यान पद्धति चलती थी, उस टाइम पे कोई पुस्तक वगैरह नहीं थी, कैसे संस्कृत का प्रचार प्रसार बढ़ा, कैसे संस्कृत उपयोगी है, इन सब के बारे में मैं आपको कहानियों से समझाऊंगा। जैसे महाभारत की एक कहानी उठा ली, अब मैं आपको बोलूंगा आज मैं आपके सामने कहानी लेके आया हूँ और मैं आपको विदुर की कहानी सुनाने लग जाऊंगा। विदुर भीष्म पितामह उन्होंने कैसे न्याय नीति की थी और धर्म नीति के अनुसार कैसे उन्होंने राज शासन किया था। फिर द्रोणाचार्य के पास कर्ण गया था पढ़ने के लिए, लेकिन कर्ण को निकाल दिया गया कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि तुम शूद्र हो, बाकी सबको पढ़ा दिया था। तो इन सब कहानियों के बाद में जब एंड निकलेगा तब मैं आपको प्रश्न सॉल्व कराऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि इस एक कहानी के जरिए आपने कितने प्रश्न सॉल्व कर दिए। क्योंकि यदि हम लोग संस्कृत के अंदर क्या होता है कि पूरी की पूरी जो व्याख्यान पद्धति चलती है, आप पहले के टाइम में देखे होंगे क्या होता था कि एक गुरु होते थे, वो आदेश करते थे, वो सुनते थे और फिर बाद में विद्यार्थियों को ग्रहण हो जाता था। ठीक है, धीरे धीरे वो परंपरा बढ़ी तो लेखन प्रक्रिया चालू हुई, जिसमें भोजपत्र वगैरह पे लिखने लग गए। फिर बाद में थोड़ी थोड़ी और बढ़ी, फिर बाद में गुरुकुल में जाने लग गए, जैसे चाणक्य इसने चंद्रगुप्त को पढ़ाया था तक्षशिला के अंदर। तो ये कैसे कैसे इसमें विकास हुआ, कैसे कैसे ये उपयोगी हुई, किस तरह से ये प्रभावी हुई, और आधुनिक युग में, इस युग में संस्कृत का क्या महत्व चल रहा है, उन सब के बारे में हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। संस्कृत सूक्तियों की बात करते हैं दोस्तों कि संस्कृत सूक्तियां, ये भी आपके 2 प्रश्न आते हैं संस्कृत सूक्तियों के। संस्कृत सूक्तियों में क्या होता है कि संस्कृत साहित्य के अंदर काफ़ी अपने पास नाटक हैं, महाकाव्य हैं, काव्य हैं, पद्य हैं, गद्य हैं, इन सब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि मुख्य तौर पे हम बात करें तो मुख्य नाटक किस किस के हैं। यदि हम लोग कवि की बात कर लें, सबसे पहले कालिदास की हम बात करते हैं। कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की थी। उन 7 के 7 ग्रंथों में से आपको सूक्तियां पूछ ली जाती है। अब वैसे तो मुख्य रूप से सुभाषित की सूक्तियां होती है, नीतिशतक की सूक्तियां होती है, काफी सूक्तियां होती है, लेकिन मैंने कुछ प्रश्न देखे जिसमें से आपको अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस, ये कुछ नाटक हैं, इनकी सूक्तियां दे दी जाती है। तो इनकी भी जो मुख्य सूक्तियां, जो प्रसिद्ध सूक्तियां हैं, वो मैं आपको पर डे एक एक सूक्ति लेके आऊंगा और उसका अर्थ सही समझाऊंगा। तो आपको यह पता चल जाएगा कि जैसे एक सूक्ति मैंने लिख दी तो उस सूक्ति का यदि मैं पंक्ति सह पद, मतलब एक एक पद सह पूरे पदों का अर्थ यदि विश्लेषण कर करके समझा दिया तो आप उस अर्थ को समझ जाओगे। और फिर मैं उसको घटना भी जोड़ दूंगा कि ये सूक्ति उस टाइम पे कही थी, इसने कही थी और इस विषय पे कही थी, तो आपको वो हमेशा याद रहेगी कि ये किस कहानी का अंश है, इस कहानी का अंश है, तो आपको पता चल जाएगा ये इस नाटक का या फिर इस काव्य का अंश है। ठीक है, तो इनके कुछ नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करने के बाद, जैसे अभी मैंने प्रश्न देखा था, एक प्रश्न आया था रघुवंश का। रघुवंश का जो प्रश्न आया था, रघुवंश के अंदर एक सूक्ति दे रखी थी दिलीप राजा के बारे में, कि दिलीप राजा कैसे थे, जैसे क्षत्रिय वंश का एक स्वरूप उतर के आ गया हो। ठीक है, और फिर एक सूक्ति ये भी आई थी आपके पुराने पेपर्स में, मैंने देखा था कि जो पूजनीय लोग होते हैं उनका कार्य जो रुकता है वो उनकी ही मूर्खता के कारण रुकता है। ये एक सूक्तियां थी। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं जो पूछ ली जाती है और बहुत प्रसिद्ध कवियों की पूछी जाएगी। जैसे कालिदास हमने देख लिया, कालिदास के बारे में बात करते हैं भास, जो आदि कवि हैं। ठीक है, भास के बाद में हम बात करते हैं भारवी, भारवी के बाद में हम माघ। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं जो हमारे सिलेबस में कभी कभी पूछ ली जाती है। फिर बाद में बात करें सुभाषित, सुभाषित रत्नाकर नामक पुस्तक है, सुभाषित के भी कुछ पंक्तियां पूछ ली जाती है। उपनिषदों की कुछ सूक्तियां पूछ ली जाती है और कुछ सूक्तियां यदि हम बात करें तो नीतिशतक, उनमें से नीतिशतक, हितोपदेश, इनमें से पूछ ली जाती है। तो दोस्तों पर डे की यदि हम लोग एक एक सूक्तियां देखेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि उनमें से आपको एक सूक्तियां मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग 50-60 सूक्तियां देखेंगे और उसमें एक भी सूक्ति आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सूक्ति याद करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सूक्ति लिखूंगा, सूक्ति को तोड़ूंगा, उसका अर्थ बताऊंगा, उसकी घटनाक्रम बताऊंगा कि ये किसने कही थी, क्यों कही थी,
कब कही थी, तो आपको पता चल जाएगा ये इस काव्य से आधारित है। और आपको प्रश्न यही पूछा जाता है कि ये सुक्ति कहां से ली गई है, बल्कि ये नहीं पूछा जाता कि इस सुक्ति के अंदर मतलब कौन सा रस है, या फिर इस सुक्ति के मतलब किसने कही है, ईटीसी वगैरह। दोस्तों ये आपका संस्कृत का पूरा सिलेबस हमने देखा है, और पर डे मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा और प्रत्येक बिंदु को डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।